गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है तथास्तु एकेडमी परिवार में। मित्रों, आज हम लोग संधि प्रकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो ये किन विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होगा, किन विद्यार्थी इसको देख सकते हैं। आप लोग बीएड एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो यह क्लास बहुत ही लाभदायक होगा। और नेट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो भी उसमें काम आ सकता है। किसी भी प्रकार की टेट के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और अदर स्टेट किसी भी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जिसमें संधि प्रकरण, संधि से प्रश्न आते हों, विषय में आपका सिलेबस में आपका पाठ्यक्रम में आपका संधि प्रकरण दिया होगा या संधि से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप उसके लिए बेसिक से स्टार्टिंग से आज हम लोग पढ़ेंगे तो आप लोग इसको देख सकते हैं। आइए, मैं संतोष मालाकार आप लोगों को आज संधि प्रकरण के बारे में बेसिक से जानकारी देता हूं। हम लोग संधि प्रकरण का बेसिक से जानकारी प्राप्त करते हुए हम लोग आगे स्वर संधि की ओर अग्रसर होंगे। चलिए, तो देखते हैं संधि प्रकरण, है ना। हम सबसे पहले देखेंगे संधि प्रकरण के बारे में ध्यान देते हैं। उसके बाद संधि कहते किसे हैं। सबसे पहली बात, संधि हम लोग किसे कहते हैं तो उसके बारे में, जैसे कि पाणिनि जी ने कहा परासन्निकर्ष संहिता। कात्यायन जी के अनुसार से क्या है, वर्णानाम अतिसंहितः सन्निधि संधि। वर्णानाम अतिसंहितः सन्निधि संधि। वर्णों की अत्यधिक निकटता ही क्या है, संधि है। वर्णों का अत्यधिक निकटतम ही संधि है। वर्णानाम संधानम संधि, अर्थात वर्णों का मेल ही क्या है, संधि है। थोड़ा सा देख लेते हैं सामान्य से जानकारी। जैसे कि देखिए यहाँ पर पाणिनि जी ने क्या कहते हैं, पाणिनि जी के द्वारा कहा गया परासन्निकर्ष सन्निकर्षः संहिता। ये पाणिनि जी कहते हैं। कात्यायन जी के अनुसार से क्या है, कात्यायन कहते हैं वर्णानाम अतिशयितः सन्निधि संधि। ये कात्यायन कहते हैं, अर्थात वर्णों का अत्यधिक निकटता ही क्या है, संधि है। वर्णानाम परस्परम विकृतिम संधानम संधि, अर्थात वर्णों का और भी क्या संधि किस और किसे कह सकते हैं, वर्णानाम परस्परम विकृतिम संधानम संधि। इसका मतलब क्या है, अर्थात वर्णों का आपस में विकार सहित संधि कहलाता है। विकृति का मतलब क्या है, वर्ण परिवर्तन ही क्या है, विकृति है। विकृति का मतलब क्या है, वर्ण में परिवर्तन जो आता है उसे हम लोग विकृति कहेंगे। आगे देखते हैं, किम नाम संधि। किम नाम संधि, हम लोग संधि किसे कहते हैं, क्या बताया है, संधि कार्ये वर्णस्य वर्णयोः वा यत् परिवर्तनम जायते तद परिवर्तनो चतुर्धा कर्तुम शक्यते। संधि किसे कहेंगे, संधि कार्ये वर्णस्य वा वर्णयोः यत् परिवर्तनम जायते, वर्ण या वर्णों का यद जो परिवर्तन होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, संधि कहते हैं। और वो जो परिवर्तन होता है वो कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। क्या क्या देखते हैं, आदेशः, आगमः, लोपः, प्रकृति भाव। आदेश, आगम, लोप और प्रकृति भाव, ये 4 प्रकार के आप लोगों को संधि देखने को मिल जाएगा और ये 4 प्रकार से परिवर्तन होता है। आदेश किसे कहते हैं,
आगम किसे कहते हैं, लोप किसे कहते हैं और प्रकृति भाव किसे कहते हैं। आदेश मतलब क्या होता है, आदेश जो होता है वो कैसा होता है, शत्रुवत आदेश होता है। कैसा होता है, शत्रुवत आदेश, शत्रुवत आदेश। शत्रुवत मतलब पूर्व स्थित वर्ण के स्थान पर नवीन वर्ण का आ जाना ही क्या है, आदेश है। पूर्व से कोई वर्ण यदि स्थित है वहां और नवीन वर्ण ही आ जाना क्या है, आदेश है। आगम किसे कहेंगे, जो मित्रवत आगम होता है। आगम मित्रवदागमः, आगमः मित्रवत भवति। लोपः अदर्शनम लोपः, अदर्शनम न दिखना ही लोप है। जैसे कि कोई वर्ण संपूर्ण रूप से कट जाता है अथवा लोप हो जाता है, ना दिखना ही क्या है, लोप है। प्रकृति भाव आप जानते हैं, जिसको किसी प्रकार से परिवर्तन ना किया जाए, और वो क्या है, प्रकृति भाव है। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं। संधि के भेद कितने हैं, है ना। वस्तुतः संधि द्विविधा, कौन कौन से, स्वर संधि और व्यंजन संधि। स्वर और व्यंजन दो प्रकार के संधि हैं। स्वराणाम अधिकृत्य क्रियमाणः संधि स्वर संधि इति उच्यते। स्वर वर्णों को अधिकृत करके अथवा स्वर वर्णों का स्वर वर्ण के साथ जो मेल होता है उसे क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन वर्णान अधिकृत्य क्रियमाणः संधि व्यंजन संधि। व्यंजन वर्णों के साथ व्यंजन वर्णों की क्या होती है, संधि होती है। वैयाकरणानाम अनुसार संधयः सामान्यतः पंचधाः विभक्ताः सन्ति। वैयाकरणानाम अनुसारम संधि कितने प्रकार के हैं, 5 प्रकार के संधि बताए गए हैं। अच संधि, प्रकृति भाव, हल, विसर्ग, स्वादि च इति। अच, प्रकृति भाव, विसर्ग, हल और स्वादि, ये 5 प्रकार के वैयाकरणानाम मतानुसारम संधि बताया गया, वैयाकरणों के मत के अनुसार से बताया गया। और एक चीज ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पर जब भी हम लोग स्वर संधि की बात करते हैं, स्वर मतलब स्वर को और क्या कहते हैं, अच कहते हैं, है ना। तो स्वर वर्ण पहले होगा, फिर उसके बाद में प्लस से पहले क्या होगा, स्वर वर्ण होगा। और व्यंजन में भी यही है, व्यंजन जिसे हम लोग क्या कहते हैं, हल वर्ण कहते हैं अथवा हल संधि कहते हैं। तो व्यंजन प्लस से पहले रहेगा। और विसर्ग संधि में भी विसर्ग, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखें। विसर्ग को क्या कहते हैं, विसर्ग ही कहते हैं, इसलिए खाली छोड़ देते हैं। विसर्ग से पहले क्या रहेगा, प्लस से पहले विसर्ग रहेगा। इस बात को आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आगे सरलतया अवगमनाय संधयः त्रिविधाः विभक्ताः। सरल रूप से समझने के लिए जो संधि है वो कितने प्रकार की बताई गई है, 3 प्रकार की बताई गई है। कौन कौन से 3 प्रकार की संधि बताई गई है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। हम लोग स्वर संधि में कितने भेद होते हैं वो देखेंगे। स्वर संधि में कितने भेद होते हैं, सवर्ण दीर्घ संधि, पररूप संधि, पूर्वरूप संधि, यण संधि, प्रकृति भाव संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि। ये 8 प्रकार के संधि हम लोग देखेंगे स्वर संधि में। और संधि को सरल रूप में समझने के लिए हम लोग 3 भाग में विभक्त किया, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। आज हम लोग सबसे पहले देखेंगे स्वर संधि के बारे में, जो भी हमारा कक्षा का समय रहेगा स्वर संधि के बारे में हम लोग देखेंगे। चलिए तो चलते हैं संधि की ओर अग्रसर हो जाते हैं। सवर्ण दीर्घ संधि हम लोग सबसे पहले देखेंगे। सवर्ण दीर्घ संधि क्या बोलते हैं, सवर्ण दीर्घ संधि, अकः सवर्णे दीर्घः अच, अकः सवर्णे अचि परे दीर्घ एकादेशः स्यात्। अकः सवर्णे अचि परे दीर्घ एकादेशः स्यात्, अर्थात अ ई उ रिल री, अ ई उ रिल री, इसमें दीर्घ वर्णों का भी ग्रहण हो जाता है, आ ई उ रिल री, अथवा 6 स्वर सवर्ण वर्ण परे विद्यमाने परे स्वर्ण एकादेशः भवति, सवर्ण एकादेशः भवति। क्या बोलता है, अकः सवर्णे अचि परे दीर्घ एकादेशः स्यात्, अर्थात सवर्ण अक वर्णः भवति चेत्, अकः नाम अक प्रत्याहारः, अ ई उ रिल री एते वर्णाः आयन्ति अक प्रत्याहारे, अक प्रत्याहार के अंतर्गत ये वर्ण आते हैं।
तो इस सवर्ण विद्यमान होगा, समान वर्ण यदि होता है तब जाकर के यहाँ पर क्या होगा, सवर्ण एकादेश हो जाएगा। जैसे कि अक वर्ण है ना, अ हो या आ हो, यहाँ पर भी अ हो, बाद में सवर्ण या यहाँ आ हो। जब यहाँ पर दीर्घ एकादेश जब होता है तो क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। ई ई ई ई, जब दीर्घ हो जाएगा तब क्या हो जाएगा, ई हो जाता है। यहाँ पर भी देख लीजिए ऊ है ना, इसी प्रकार से रहेगा। तो यहाँ ऊ हो जाएगा दीर्घ और यहाँ पर री हो जाएगा दीर्घ। आगे 1 मिनट, ठीक है। तो अकः सवर्ण दीर्घ, ये सूत्र बोलता है कि अक प्रत्याहार, अक मतलब अ ई उ ऋ री, ये जो समान वर्ण होगा, सवर्ण होगा, सवर्ण मतलब समान, तब क्या हो जाएगा, उसको दीर्घ एकादेश हो जाएगा। एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे उदाहरण है यहाँ पर, श्रीशः अथवा विद्या, विद्या प्लस आलयः, विद्या प्लस आलय। तो यहाँ विद्या रूपी जो शब्द है यहाँ पर आ, और आलय में जो आ है, ये दोनों वर्णों का क्या होता है, परिवर्तन होता है। इसे ही हम लोग क्या कहेंगे, विकृति कहेंगे। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, विकार कहते हैं। जो दो वर्णों के बीच में जो परिवर्तन होता है किसी नियम के अकॉर्डिंग, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। तो यहाँ पर दो वर्ण है, आ है एक, विद्या का जो आ है, और आलय का क्या है, आ है। तो ये दो वर्णों को मिलाने से क्या बनता है, आ ही बनता है ना। तब यहाँ पर क्या बन जाएगा, विद्या प्लस आलयः विद्यालयः, विद्यालयः। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो आ था और यहाँ पर जो आ था, ये दोनों का क्या है, सवर्ण है, समान वर्ण है। समान वर्ण होने के कारण यहाँ पर क्या हो गया, दीर्घ एकादेश हो गया, दीर्घ आदेश हो गया। जैसे दूसरा उदाहरण और देखते हैं, श्री प्लस ईशः, श्री प्लस ईशा। श्री में दीर्घ इकार है, ये ई, और ईशः का ई, दोनों मिल करके क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। अब क्या लिखेंगे, श्र प्लस ई प्लस श, क्या हो जाएगा हमारा रूप, बराबर श्रीशः। कौन सा संधि हो गया, सवर्ण दीर्घ संधि हो गया। तो इसी प्रकार से दूसरा भी उदाहरण, जैसे भानु प्लस उदयः, भानु प्लस उदयः, क्या हो जाएगा, उकार और उकार दोनों मिलकर के क्या हो जाए, दीर्घ उकार हो जाएगा। तब क्या बनेगा, भानुदयः, भानुदयः। पितृ प्लस ऋणम, पितृ, पितृ प्लस ऋणम, क्या रूप बन जाएगा, पितृणम, दीर्घ हो जाएगा। पितृणम, इस प्रकार से होगा। तो सवर्ण दीर्घ संधि बस इतना ही बोलता है। अक के समान वर्ण जब होता है तब जाकर के उसे क्या हो जाएगा, दीर्घ एक आदेश हो जाएगा। अकः सवर्ण दीर्घ का बस काम इतना ही है। आगे देखते हैं नेक्स्ट सूत्र, एंगी पर रूपम, एंगी पर रूपम किम कथयति, एंगी पर रूपम पर रूप संधि, अवर्णात् उपसर्गात् एकार ओकारादि धातु विद्यमाने सति, धातु विद्यमाने सति परस्परयोः पर रूप एकादेशः स्यात्। नाम अवर्णात् उपसर्गात्, उपसर्ग होना चाहिए, ठीक है, और वह उपसर्ग कैसा होना चाहिए, अवर्ण वाला होना चाहिए। अंतिम जो वर्ण है वो क्या होना चाहिए, अवर्ण होना चाहिए, अकारांत होना चाहिए। और जो पर वाला जो वर्ण होगा, बाद वाला जो शब्द होगा, वो कैसा होगा, एकार और ओकार आदि से प्रारंभ होने वाले धातु होनी चाहिए। धातु यदि होगा तब जाकर के वहां पर क्या होगा, दोनों के स्थान पर पररूप एकादेश हो जाएगा। जैसे कि देखते हैं उदाहरण, उदाहरण से आप लोगों को बहुत इजीली समझ में आएगा। प्र प्लस एजते, ठीक है, एजृदिक तो धातु है, एजते एजेते एजंते, इस प्रकार से इसका रूप बनता है। अब ये क्या है, प्र, ये क्या है, उपसर्ग है, और
एजते, एकार से प्रारंभ होने वाली क्या है, धातु से विद्यमान है, तो परस्पर दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, पररूप एकादेश हो जाएगा। पररूप का मतलब ही है पर वाला वर्ण आकर के पूर्व में समाहित हो जाना, मिल जाना, इसे हम लोग क्या कहेंगे, पररूप कहेंगे। मतलब पर वाला जो वर्ण है उसमें जाकर के प्र में एकार मिल जाएगा, तो क्या रूप बन जाएगा अपने पास, प्रे, फिर उसके बाद जते मिला दिया, प्रे जते, तो ये रूप सिद्ध हो गया। ये कौन सा संधि हो गया यहाँ पर, पररूप संधि हो गया। जैसे कि उप प्लस ओषति, उप प्लस ओषति, क्या रूप बन जाएगा, उपोषति, उप प्लस ओषति, उपोषति। उपोषति। और जैसे कि उदाहरण देखें, उप प्लस एलयति, उप प्लस एलयति, क्या रूप बन जाएगा, उपेलयति, उपेलयति। यहाँ पर और कौन सा संधि प्राप्त था प्र प्लस एजते में, तो ये किसका बाधक है, वृद्धि संधि यहाँ पर प्राप्त था, लेकिन वृद्धि संधि को बाध करके एंगी पर रूपम बोलता है, नहीं भैया यहाँ पर मेरा काम है, मैं काम करूँगा। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या बाधकता है इसका। यथा एत्यधत्युत्सु सूत्र है, एत्यधत्युत्सु सूत्र इत्यनेन वृद्धि एकादेशः विधीयते। एत्यधत्युत्सु ये ठकार है ना, ढकार नहीं है। इत्यनेन वृद्धि एकादेशः भवति, वृद्धि आदेश हो। जैसे उप प्लस एति, उप प्लस एति, यहां पर क्या हो जाएगा, उपैति रूप बनेगा। यहां पर पररूप संधि नहीं होगा, यहां पर पररूप संधि नहीं होगा, अपितु ये एकार आदि धातु से विद्यमान है, तथापि यहां पर क्या हो जाएगा, वृद्धि एकादेश हो जाएगा। उप प्लस एजते, आगे जब वृद्धि संधि हम लोग पढ़ेंगे वहां अच्छे से समझ में आएगा। एजते तो क्या रूप बन जाएगा, उपय धते, सॉरी ये धते होगा, उपय धते, उपय धते, ये रूप बन जाएगा। आगे चलते हैं, पररूप संधि पूर्व रूप संधि की ओर चलते। 1 मिनट, इसका एक वार्तिक भी था, आप लोग सुने होंगे वार्तिक, सकंध्वादिषु पर रूपम वाच्यम, उसको मैं थोड़ा सा लिखने के लिए भूल गया, आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा इसको नोट कर लीजिएगा। सकंध्वादिषु पर रूपम वाच्यम, इसको पीपीटी में ऐड करने के लिए भूल गया था मैं, ये वार्तिक है। सकंध्वादिषु पर रूपम वाच्यम क्या बोलता है, सकंध्वादि इत्यस्मिन् गणे विद्यमानानां शब्दानां सिद्धो पूर्वस्य टी संज्ञकः उत्तरपदस्य आदिस्वरेण सह पररूप एकादेशः विधीयते, ये बोलता है। ठीक है, सकंध्वादि गण में जितने भी शब्द विद्यमान हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसे पररूप एकादेश होगा। इस वार्तिक से क्या हो जाएगा, पररूप एकादेश हो जाएगा। जैसे सकंध्वादि गण में बहुत सारे शब्द आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि शक प्लस अंधु, शक प्लस अंधु, क्या रूप बन जाएगा, शकंधु, सकंधु। कर्क प्लस अंधु, कर्क प्लस
अंधु किम रूपम सिद्ध्यति करकंधु करकंधु सीमन प्लस अंतः भवति रूपम सीमंतः मनस प्लस ईसा मनस प्लस ईशा मनीषा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर दीर्घ संधि प्राप्त था, सक प्लस अंधु सकांधु होना चाहिए था, कर्क प्लस अंधु कर्कांधु होना चाहिए था, लेकिन सकंध्वादिषु पर रूपम वाच्यम बोलता है कि नहीं, ये वार्तिक बोलता है कि सकंध्वादि आदि गण में जितने भी शब्द हैं, सकंधु आदि गण में जितने भी शब्द हैं उन सभी शब्दों को क्या हो जाएगा, पररूप हो जाएगा। बोलता है हल प्लस ईसा, हल प्लस ईशा क्या रूप बन जाता है, हलीशा, हलीशा रूप सिद्ध। पतत प्लस अंजलि, पतत प्लस अंजलि किम रूपम भवति पतंजलि। पतंजलि में कौन सी संधि है बोला जाए तो क्या बोलेंगे आप लोग, पररूप संधि है, पर रूपम वाच्यम सकंध्वादिषु पर रूपम। सार प्लस अंगः, सार प्लस अंगः किम रूपम भवति सारंगः। सक नामक एक देश का नाम है सकंधु, है ना। करकंधु भी कर्क इति देश का नाम है, कोई कर्क नामक एक देश का नाम है। सीमंता, सीमंता मतलब केशानाम मध्य उपस्थिता रेशा, सीमंतः बोलते हैं। कुल प्लस अटा भी एक है, कुल प्लस अटा क्या रूप बन जाएगा, कुलटा, कुलटा रूप सिद्ध होगा। कुलटा मतलब वेश्या को बोला जाता है। मनीषा जो बुद्धिमान होता है ना। पतंजलि जो लेखक हैं आप लोग जानते हैं। सारंगा मतलब कोई पक्षी का नाम है, सारंग कोई एक पक्षी है उसको बोलते हैं सारंगः। आगे अब चलते हैं, पररूप हो गया, एंगी पररूपम। अब जाते हैं पूर्वरूप संधि। पूर्वरूप संधि क्या बोलते हैं, ध्यान देंगे। एंगः पदांतादति, पदांतात एकारात् ओकारात् परः आकार विद्यमाने सति पूर्वपरयोः पूर्वरूप संधि भवति। किं भवति, पदांत एकार ओकार, पद के अंत में, किसी भी पद के अंत में, पदांताद बोला है, ध्यान देना, पद के अंत में एकार और ओकार के बाद में आकार विद्यमाने सति, परः मतलब बाद में, आकार विद्यमाने सति, आकार विद्यमाने सति पूर्वरूप संधि भवति। उदाहरण से आप लोग समझेंगे, जैसे कि वने अस्मिन्, वने अस्मिन्, यह है आप लोगों का उदाहरण। वन, वन ये क्या है, एक पद है और पद के अंत में क्या है, एकार भी है। एक पद भी है और पद के अंत में क्या है, एकार है, और एकार के बाद में क्या है, आकार विद्यमाने सति बोले तो यहाँ पर क्या है, आकार है। आकार विद्यमान होगा तो कौन सी संधि हो जाएगा, पूर्वरूप संधि हो जाएगा। यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगा, पूर्वरूप संधि जब हो जाता है तो इस आकार को क्या हो जाएगा, अवग्रह हो जाएगा। तब क्या लिखेंगे हम लोग, वने अस्मिन्, वने अस्मिन्। ये आ वहाँ पर रहता है लेकिन दिखाई नहीं देता है, वने अस्मिन्। आप लोग कहीं पर ये ऐसा भी लिखते हैं तो भी चलेगा, वने अस्मिन् भी लिखते हैं तो ये भी क्या है, राइट है, गलत नहीं होगा। वहाँ पर बस उच्चारण तो होता है, बस लिखते नहीं हैं हम लोग। ये आप लोगों को वेदों वगैरह में अभी देखने को मिल जाएगा, पुराने जितने भी ग्रंथ है उसमें मिल जाएगा, बट ऐसा भी आप लोग लिखते हो तो वहाँ पर गलत नहीं। हाँ, लेकिन यहाँ पर पूर्वरूप संधि प्राप्त है, यहाँ पर पूर्वरूप संधि हुआ है। जैसे कि विष्णु, विष्णु क्या है, विष्णु क्या है, एक पद है, विष्णु अव क्या रूप बन जाएगा, विष्णु, विष्णु अवग्रह चिन्ह आ जाएगा।
आप लोग ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ ध्यान देना, ये बोलता है कि अपदांत एकार ओकार विषय इदम सूत्रम न परवर्तते। अपदांत, यहाँ पर क्या बोला, पदांत बोला है। यदि अपदांत शब्द होगा, पद नहीं होगा, अपदांत होगा, तो वहाँ पर एकार ओकार विषय, एकार और ओकार के विषय में यह सूत्र काम नहीं करेगा। पदांत होगा तभी काम करेगा। जैसे कि ची प्लस ची धातु है प्लस अन, ठीक है, ची प्लस अन, इसको सार्वधातु का अर्धातु का उसे गुण कर देंगे तो क्या रूप बन जाएगा, चे बन जाएगा, चे प्लस अन, है ना। अब यहाँ पर एकार है और एकार के बाद में क्या है, अकार है, तो यहाँ पर आप लोग सोचेंगे कि चेया ऐसा बन जाए, चेन बन जाए, तो ये क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। इस प्रकार से रूप नहीं बनेगा ये, क्योंकि ये पद नहीं है। यदि ये चे पद होता तो यहाँ पर पूर्व रूप संधि प्राप्त था, पूर्व रूप संधि हो सकता है, लेकिन ये चे क्या है, पद नहीं है, अपदांत है। अपदांत होने के कारण यहाँ पर कौन सी संधि प्राप्त होगी, अयादि संधि प्राप्त हो जाएगी, और अयादि संधि जब प्राप्त होगा तब क्या रूप बनेगा, चयन, चे प्लस अन प्लस चयन, है ना। जैसे कि और एक बता देता हूं, पचेते, पचेते ये द्विवचनांत शब्द है, पचेते अत्र, पचेते अत्र, और बाद में क्या है, स्वर वर्ण भी है, पचेते अत्र, यहाँ पर स्वर वर्ण है, और यहाँ पर भी पचेते, इस शब्द में क्या है, एकार विद्यमान है, एकार विद्यमान है, और एकार विद्यमान तो है, परंतु ये क्या है, द्विवचनांत शब्द है, और द्विवचनांत शब्द होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रकृति भाव संधि हो जाएगा। भले ही यहाँ पर एकार है, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, पूर्व रूप संधि प्राप्त नहीं हो जाएगा, प्रकृति भाव हो जाएगा। जब प्रकृति भाव होता है तब जैसा का वैसा ही रहना, पचे ते अत्र, ऐसा ही लिखेंगे। समझ में आ गया होगा, आगे चलते हैं। अब देखते हैं यण संधि। यण संधि में कौन से सूत्र से यण संधि होती है, इको यणचि, सूत्र क्या है, इको यणचि, किम कथयति पश्चामः। इका स्थाने यण स्यात् अचि संहितायाम विषय, इक के स्थान पर क्या होगा, यण आदेश होगा। कब, अचि संहितायाम विषय, अच परे होने पर। ध्यान देंगे क्या बोलते, इक नाम इक प्रत्याहार, इक नाम एक प्रत्याहार, ई अथवा ई, उ या उ, री री अथवा री, री इत्यस्य दीर्घपूर्ण न बोले, यण, एक के स्थान पर क्या हो जाएगा, यण आदेश हो जाएगा। तो य व रेफ ल, ठीक है, इका स्थाने किम भवति, यण आदेश। अच नाम, अच परे बोला है, अच नाम स्वर वर्ण, आ इत्यादय औपर्यंत, ठीक है। अब यहां पर क्या बोलता है, इकः स्थाने यण स्यात् कदा, अचि संहितायाम परे, नाम समान उच्चारण स्थानम, साधर्म्यता, साधर्म्यात् यकार आदेशा होती। जैसे कि दधि प्लस अत्र, उदाहरण लिखते हैं यहाँ पर, दधि प्लस अत्र। यहाँ पर दधि जो है ये क्या है, इकार का उच्चारण स्थान क्या है, इचु यशानम तालु, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साधर्म्य होने के कारण यहाँ पर क्या हो जाएगा, दध्यत्र, क्या रूप बन जाएगा, दधि प्लस अत्र, दध्यत्र, इक, इक के स्थान पर क्या हो जाएगा, यण। यहाँ पर देखो दधि जो शब्द है यहाँ पर क्या है, इक वर्ण है,
और अत्र जो शब्द है पर वाला वर्ण, ये क्या है, पर में अच वर्ण है, तो इक के स्थान पर क्या हो जाएगा, यण। यहाँ पर सूत्र है क्या बोलते हैं, इका स्थान है, इक के स्थान पर क्या हो जाएगा, यण स्यात्। इक के स्थान पे यण स्यात् कदा, अचि संहितायाम विषय, अच परे होने पर, कब, अच संहितायाम, अच होने के कारण। तो दधि शब्द है, दधि शब्द में क्या है, इक वर्ण है, इक प्रत्याहार है, ई है, इक के स्थान पर क्या हो जाएगा, यण आदेश हो जाएगा, तो ई के स्थान पर क्या हो जाएगा, य हो जाएगा, तो दध प्लस य, और बाद में क्या है, अच वर्ण है, तो अच होने के कारण यहाँ पर क्या हो जाएगा, दध्यत्र, तब रूप क्या बनेगा, दध्यत्र। ठीक है, यह आधा था इसलिए आ करके मिल गया, तो रूप क्या बना, दध्यत्र। ऐसे हम लोग मधु प्लस इति देखते हैं, मधु प्लस इति, यहाँ उकार है और उ क्या है, इक वर्ण है, इक के स्थान पर क्या हो जाएगा, यण आदेश होगा, कब, अचि परे, अच पर में होने पर, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर रूप, किम रूपम सिद्ध्यति, मध्वीति। वधु प्लस आदेश किम भवति, वध्वादेश। पितृ प्लस ऋणम, पितृ प्लस ऋणम, किम रूपम सिद्ध्यति, नहीं, पितृ प्लस ऋणम नहीं होगा यहाँ पर, तो फिर वैसे में दीर्घ संधि प्राप्त हो जाएगा, सॉरी, पितृक्षा, पितृक्षा, किम रूपम सिद्ध्यति, पितृक्षा। शायद समझ में नहीं आया होगा, बता देता हूं, यहाँ पर इक, पितृ में क्या है, एक वर्ण है, यहाँ पर री वर्ण है, री के स्थान पर क्या हो जाएगा, रेफ, तब ताकार आधा हो जाएगा, पित प्लस रेफ प्लस इच्छा, ता और रेफ दोनों मिलकर के क्या बन जाता है, त्र बन जाता है, त्र और ता और र दोनों मिलकर के त्र बन जाता है, तब रूप बनता है पितृ इच्छा। लृ प्लस आकृति, लृ प्लस आकृति, किम रूपम सिद्ध्यति, लाकृति ही, लाकृति ही। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर यण संधि होता है, इक के स्थान पर यण होगा, कब होगा, अच परे होने पर। लेकिन ध्यान देना, यदि सवर्ण होगा, यदि सवर्ण होगा तो यण आदेश को बाध्य करके यहाँ पर कौन सा सूत्र काम करेगा, अकह सवर्ण से दीर्घ हो जाएगा। जैसे कि यथा सवर्ण होगा, समान वर्ण, जैसे कि विद्या प्लस आलय, विद्या में आ था, आलय में भी क्या था, आ था, तो यहाँ पर क्या होगा कि दीर्घ आदेश हो गया, भले अच वर्ण है, बाद में भी क्या है, अच वर्ण है, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, दीर्घ संधि नहीं हुआ। जैसे कि नदी, नदी शब्द क्या है, यहाँ पर इक प्रत्याहार का वर्ण है, ई है, अब उसके बाद मैं लिख दूं इयम, अब ये क्या बोलता है, अच परे होने पर, है ना, अच पर में होगा तो क्या हो जाएगा, यण संधि हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर यण संधि नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये जो क्या है, सवर्ण है, समान वर्ण है, पूर्व वाला लास्ट वर्ण और पर वाला प्रथम वर्ण दोनों क्या है, समान वर्ण हो जाने के कारण यहाँ पर यण आदेश को बाध्य करके क्या करता है, यहाँ सवर्ण दीर्घ आदेश कर देता है। जब सवर्ण दीर्घ आदेश हो जाएगा तो क्या बनेगा, नदीयम, ऐसा रूप सिद्ध हो जाएगा। प्रकृति भाव संधि देखते हैं, अब ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है प्रकृति भाव। क्या बोलते हैं, इदुदे द्विवचनम प्रगृहम, इदुदे द्विवचनम प्रगृहम किम कथयति, इदुदे इद इद उद एदंतम द्विवचनम प्रगृहम स्यात्, अर्थात द्विवचनस्य दीर्घ इकारांतम दीर्घ उकारांतम तथा एकारांतम रूपम प्रगृह संज्ञकम भवति। द्विवचनांत होना चाहिए, क्या होना चाहिए, द्विवचन होना चाहिए, और द्विवचन भी कैसा, दीर्घ इकारांतम दीर्घ उकारांतम तथा च एकारांतम इत्यस्य किम भवति, प्रगृह। प्रगृह नाम प्रकृति भावः एव, प्रगृह नाम
प्लुत प्रगृह्याचि नित्यम से यह प्रकृति भाव संधि होते हैं। इदुदे द्विवचनम प्रगृहम क्या करता है, प्रगृह संज्ञा करता है। क्या करता है, प्रगृह संज्ञा करता है। यह जो सूत्र है एक प्रगृह संज्ञा करता है। ये प्लुत प्रगृह्याचि नित्यम से क्या होता है, प्रकृति भाव संधि होती है। जैसे कि हरि शब्द, हरि शब्द का द्विवचन क्या रूप बनता है, हरि। एक वचन क्या बनेगा, हरि, हरि हरि हरयः, हरि हरि हरयः बनेगा। तो ये क्या है, द्विवचनांत शब्द है, और द्विवचनांत है और क्या है, दीर्घ इकारांत है। तो दीर्घ इकारांत है, ये बोला है दीर्घ इकारांत होना चाहिए, तो उसको क्या हो जाएगा, प्रगृह संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि हरि प्लस एतौ, हरि प्लस एतौ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हरि द्विवचनांत शब्द है और पर में क्या है, अच वर्ण, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रकृति भाव। प्रकृति भाव का मतलब किसी प्रकार का संधि नहीं होना। हरि एतौ, यहाँ पर भी वही दिखाएगा। जैसे कि विष्णु, विष्णु प्लस इमौ, क्या रूप बन जाएगा, विष्णु इमौ। किसी प्रकार का यहाँ पर भी संधि नहीं होगा। गंगे, गंगा शब्द है, गंगा शब्द का द्विवचन क्या रूप बनेगा, गंगे गंगा गंगे गंगाः। ठीक है, तो ये द्विवचनांत शब्द है, गंगे, गंगे द्विवचन है और एकारांत भी है। एकारांत होने के कारण क्या हो जाएगा, प्रगृह संज्ञा हो जाएगा। किम रूपम भवति, प्रगृह संज्ञा हो जाएगा। और प्रगृह जब संज्ञा हो जाएगा तब क्या बनेगा, किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। गंगे अमु, किम रूपम सिद्ध्यति, गंगे अमु, गंगे अमु। पचेते इमौ, पचेते इमौ, किम सिद्ध्यति, पचेते इमौ, पचेते इमौ। ठीक है, तो ये इदुदे द्विवचनम प्रगृहम से क्या होता है, प्रगृह संज्ञा होता है, और उसके बाद प्लुत प्रगृह्याचि नित्यम से प्रकृति भाव हो जाती है। आगे अदसो मात, किम कहते थे, अस्मात् परावी दुतो प्रगृहो स्तः, मतलब अदस शब्द के मकार से परे, अदस शब्द के मकार से परे इकार और उकार प्रगृह संज्ञक होते हैं। इकार और उकार क्या होते हैं, प्रगृह संज्ञक होते हैं। जैसे कि उदाहरण से समझ में आएगा, अमी शब्द है, अदस शब्द का अमी, प्रथमा को कितने वचन है, बहुवचन के शब्द हैं, अमी है ना। अमी प्लस ईशाहा, अमी प्लस ईशाहा, ये क्या बोलता है, अदस अस्मात् परावी दुतो प्रगृहो स्तः, अर्थात अदस शब्द के मकार से परे, अदस शब्द के मकार से परे ईकार और उकार यदि होता है तो उसे क्या हो जाएगा, प्रगृह संज्ञक हो जाएगा। अदस शब्द है, अदस शब्द का मकार है और मकार के बाद में क्या है, ईकार है ना। ईकार उकार से पर होना चाहिए, तो उसे क्या हो जाएगा, प्रगृह संज्ञा होगा। अदस शब्द है, अदस शब्द का इकार है, तो इसको क्या हो जाएगा, प्रगृह संज्ञा हो जाएगा। जब प्रगृह संज्ञा हो जाएगा तो किसी प्रकार का संधि नहीं होगा। क्या रूप बन जाएगा, अमीषा। ठीक है, और जैसे कि उकार बोला है ना, इकार और उकार होना चाहिए, उसको क्या हो जाएगा, प्रगृह संज्ञा। तो अमु शब्द ले लेते हैं, अदस शब्द का अमु, अमु आसाते, अमु आसाते, किम रूपम सिद्ध्यति, अमु आसाते। अमु शब्द द्विवचन के तीनों लिंग, प्रथमा द्वितीया है ना, प्रथमा द्वितीय, प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के द्विवचन के रूप में तीनों लिंगों में। अदस शब्द जो है वो तीन लिंग में चलते हैं, और पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, ये तीनों लिंगों के प्रथमा और द्वितीय का द्विवचन जो रूप है वो क्या है, अमु शब्द है। अमु शब्द है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, किसी प्रकार का संधि नहीं हो, अमु आसाते। सवर्ण दीर्घ प्राप्त था, उसको बाध करके यहाँ पर क्या हो गया, प्रकृति भाव हो गया। अमी ईसा, अमी ईसा में सवर्ण दीर्घ था ना, तो उसको बाध करके क्या हो गया, यहाँ पर सवर्ण
दीर्घ को बात करके प्रकृति भाव हो गया। प्रकृति भाव क्यों हुआ? क्योंकि अदस शब्द का यहाँ पर कौन सा प्रथमा बहुवचन का रूप अमी था, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया? प्रकृति भाव हो गया। आगे निपात एकाजनांग। निपात एकाजनांग सूत्र क्या बोलते हैं? एको अच निपात अंग वर्ज्य प्रगृह स्यात्। एक अच होना चाहिए, एकाच होना चाहिए। क्या बोलता है? एको अच, एको अच नामा एकाच निपात अंग वर्ज्य प्रगृह स्यात्। अंग को छोड़ करके, ये जो अंग है ना इसको छोड़ करके, ठीक है, अंग का गकार का ईत हो जाता है, केवल क्या बचता है? आ ही बचता है। निपात मतलब अव्यय को ही क्या बोलते हैं हम लोग? निपात कहते हैं। तो उसको क्या हो जाएगा? उसको भी प्रगृह संज्ञा होगा। प्रगृह मतलब किसी प्रकार का संधि नहीं होगा। अंग, ठीक है। एको अच किसे कहेंगे? एक अच किसे कहते हैं? तो आ ई उ इत्यादि औ तक का जितने भी वर्ण आते हैं स्वर वर्ण, उसे क्या कहेंगे? एकाच कहेंगे। एते एकाचः प्रगृह संज्ञकः निपातः। इतने सारे अच्छे और ये प्रगृह संज्ञा क्या है? निपात। उदाहरण देखते हैं, क्या कहते हैं? जैसे ई प्लस इंद्रः, ई प्लस इंद्रः किम रूपम भवति? ई इंद्रः, ई इंद्रः। यहाँ पर किसी प्रकार का क्या संधि नहीं होगा, ये इंद्र है, ये इंद्र। उ उमेशः, उ उमेश, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? किसी प्रकार का संधि नहीं होगा। उ उत्तिष्ठ, उ प्लस उत्तिष्ठ क्या हो जाएगा? उ उत्तिष्ठ। यहाँ पर भी किसी प्रकार का संधि नहीं होगा। ये क्या है? ई क्या है? एकाच है। उ क्या है? एकाच है। उ क्या है? एकाच है। तो एक अच वर्ण होना चाहिए, तब जाकर के यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रगृह संज्ञा हो जाएगा। और प्रगृह संज्ञा हो जाएगा तब जाकर के प्लुत प्रगृहाचि नित्यम से क्या हो जाएगा? प्रकृति भाव संधि हो जाता है। आगे नेक्स्ट सूत्र क्या है? ओत। ओत सूत्र क्या बोलते हैं देखते हैं। ओकारांत निपातस्य प्रगृह संज्ञका भवति। ओकारांत निपात मतलब ओकार अंत होना चाहिए, ओकार से अंत होना चाहिए, ऐसे शब्दों का क्या हो जाएगा? प्रगृह संज्ञा हो जाएगा। और प्रगृह संज्ञा का हो जाएगा प्रगृह, जैसे कि ओकारांत निपाता के, ठीक है। तो क्या क्या है? ओ, अहो, हो, आहो, उताहो। निपात मतलब अव्यय। नो, अथो, एते ओकारांत निपात। इतने को क्या बोलेंगे हम लोग? ओकारांत निपात बोलेंगे। अतः इसका क्या हो जाएगा? प्रगृह संज्ञा का होगा। इसको क्या हो जाएगा? प्रगृह संज्ञा हो जाएगा। जैसे कि उदाहरण देखते हैं हम लोग। अहो प्लस ईशाह, तो ये अहो शब्द है, ओकारांत है और निपात भी है। निपात मतलब अव्यय है। ये सब क्या है? अव्यय है। और क्या है? अव्यय के साथ साथ ओ है, ओकारांत है, ओकारांत है। और ओकारांत होने की वजह से क्या हो जाएगा? यहाँ पर प्रगृह संज्ञा हो जाएगा। और प्रगृह संज्ञा हो जाएगा तो किसी प्रकार का क्या संधि नहीं होगा। अहो ईशाह ऐसा लिखाएगा। नो इदानीम, नो इदानीम क्या रूप बन जाएगा? नो इदानीम, कुछ नहीं होगा यहाँ पर। नो इदानीम। अथो इति, अथो प्लस इति, कोई भी संधि नहीं होगा, अथो इति ही रहेगा। उताहो इति क्या हो जाएगा? उताहो इति ही रहेगा। ठीक है। तो इसी प्रकार से ओत बोलता है ओकारांत होना चाहिए, ओकारांत होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? निपात संज्ञक होना चाहिए। निपात होगा तो उसे क्या हो जाएगा? प्रगृह। निपात मतलब अव्यय को ही निपात कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, संबुद्धो साकल्य से तावनार से, ये क्या बोलता है? संबुद्धि निमित्तम, निमित्तिका ओकारात
परः इति शब्द विद्यमाने प्रकृति भावः स्यात्। संबुद्धि साकल्य एक ऋषि है, उसके मत के अनुसार से क्या होगा, ओकार के बाद में यदि इति शब्द होगा, है ना, यदि इति शब्द होगा तब क्या हो जाएगा, उसको प्रकृति भाव होगा। ओकार अवैदिके, ओकार के बाद में अवैदिक मतलब अनार्स, इति शब्द परे साकल्य से मतेन, साकल्य ऋषि के अनुसार से वहां पर क्या हो जाएगा, प्रगृह संज्ञक हो जाएगा, प्रकृति भाव हो जाएगा। जैसे कि पहले क्या बोला था, निपात होना चाहिए, तब बोला था, ओत सूत्र बोलता है कि निपात होगा तब जाकर के होगा, लेकिन नहीं, संबुद्धि साकल्य ऋषि एक बोलता है कि संबोधन एक वचन, है ना, संबुद्धि निमित्तकम मतलब संबोधन एक वचन ओकार होगा, और बाद में इति शब्द यदि होता है तो वहां पर क्या हो जाएगा, प्रकृति भाव हो जाएगा। जैसे कि उदाहरण है, भानु शब्द का एक वचन संबोधन एक वचन क्या रूप बनता है, भानु, और ओकार के बाद क्या बोला, इति शब्द विद्यमान है, इति शब्द भानु इति, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रकृति भाव हो जाएगा, तो किसी प्रकार का संधि नहीं होगा, भानु इति। जैसे कि विष्णु शब्द है, विष्णु प्लस इति, विष्णु प्लस इति, तो ये क्या है, संबोधन एक वचन है, और संबुद्धि निमित्तकम बोला, मतलब संबोधन एक वचन से रूपम, ओकार आत पर, ओकार होना चाहिए, उसके बाद इति शब्द विद्यमान, यहाँ पर भी इति शब्द है, तो वहां पर उसे क्या हो जाएगा, प्रकृति भाव हो जाएगा। प्रकृति भाव मतलब किसी प्रकार का संधि ना होना, तो यहाँ पर क्या रूप बन जाएगा, विष्णु इति, विष्णु इति रूप बन जाएगा। यहाँ पर दोनों की जगह पर, इस दोनों शब्द की जगह पर क्या था, अयादि संधि प्राप्त था। जब अयादि संधि हो जाएगा तब क्या बनेगा, विष्णु इति, विष्णु इति अयादि संधि, अयादि हो जाएगा, ठीक है। तो ये शुद्ध रूप है अयादि संधि, यहाँ पर विष्णु इति, जब अयादि पढ़ेंगे तब वहां पर अच्छे से क्लियर आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट, गुण संधि क्या बोलता है, ध्यान देंगे। आप सभी गुण संधि के बारे में अच्छे से जानते होंगे। इसका सूत्र क्या है, गुण संधि का आद गुण, क्या बोलता है आद गुण, अकार आकाराभ्याम पर, अकार बोला है अवर्ण, और आकाराभ्याम पर, अ और आ के बाद में ई उ री और री, है ना, यहाँ दीर्घ नहीं होता है। विद्यमान परस्परयो गुण एकादेश, यदि ये विद्यमान होगा, अ और आ के बाद में ई उ री एते वर्णाः भवन्ति चेत् तत्र किं भवति, गुण एकादेशः भवति। जैसे कि देखते हैं, देव प्लस इंद्रः किं रूपं भवति, देवेन्द्रः। सूर्य प्लस उदयः, सूर्य, एक एक ही उदाहरण दे रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों को और भी मिल जाएगा, जैसे महा प्लस इंद्र महेंद्र, देव प्लस ईशः देवेशः, सूर्य प्लस उदयः, सूर्य प्लस उदयः किम रूपम सिद्ध्यति, सूर्योदयः। आप सभी जानते होंगे, इसलिए जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ। देखो सूर्य है, सूर्य शब्द में क्या है, अ है, अ के बाद में क्या है, उ है, तो ये क्या बोलता है, अकार या आकार के बाद में, अकार होना चाहिए या आकार होना चाहिए। जैसे कि गंगा ले लेते हैं, गंगा शब्द है, इसमें आकार या आकार बोला था, आकार है, गंगा प्लस उदकम किम रूपम भवति, गंगोदकम, गंगोदकम रूपम सिद्ध्यति, ठीक है। देव प्लस ऋषि, देव प्लस ऋषि किम रूपम सिद्ध्यति, देवर्षि, देवर्षि, ठीक है। क्या हो जाएगा, उसे गुण हो जाएगा। जब गुण हो जाएगा तब क्या बन जाएगा, अर आदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अर हो जाता है। जैसे कि महा प्लस ऋकारः, महा प्लस ऋकारः
किम रूपम भवति महलकारः। महलकारः। आकार, आकार के बाद में यदि ई होगा तो क्या बन जाएगा, ए हो जाएगा। ऊ होगा तो क्या बन जाएगा, ओ हो जाएगा। री होगा तो अर हो जाएगा, और री होगा तो क्या बन जाएगा, अल बन जाएगा। दोनों के स्थान पर परस्पर यो हो, दोनों के स्थान पर क्या बन जाएगा, अल हो जाएगा, तब जाकर के गुणादेश हो जाएगा। महलकारः, है ना। गंगा प्लस उदकम गंगोदकम उकार। देव प्लस इंद्र देवेंद्र एकार। ठीक है। कृष्ण प्लस ऋकार कृष्णलकार। ठीक है, आप सभी को समझ में आ गया होगा जहां तक। आगे चलते हैं, यहाँ ख़त्म करते हैं। फिर अगला आप लोगों के लिए एक और पार्ट आएगा, वहाँ पर आगे जो स्वर संधि का और जो अवशिष्ट भाग है उसे हम लोग आगे देखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने काफ़ी महत्व दिया और काफ़ी देर तक यहाँ पर अध्ययन किया। और एक बात, आप लोगों को यदि किसी प्रकार का समस्या हो, यदि आप लोगों को अच्छा लगता है हमारा वीडियो, हमारी क्लासेस, तो आप लोग ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि आगे और बढ़ सकें और बहुत सारे बच्चों को लाभान्वित हो सके, तो बहुत सारे बच्चे लाभान्वित हो सके इस कक्षा से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं कल, विदा लेते हैं।